हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ आज एक न्यू वीडियो ऑन केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हम उसकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अभी तक जिन्होंने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो गाइज़ आप हमारे चैनल डेली लर्न के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये है आपके चैप्टर 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो क्लास 11th के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसके हम क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एटम कैसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई है, कौन कौन से कंसेप्ट है जो उसको इफेक्ट करते हैं। लाइक हमने थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा है, कुछ प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, डुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ा। देन हमने कल जो अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने बोहर का कॉन्सेप्ट किया था कि बोहर ने जो एटम के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, वो क्या था। देन उसके बाद बोहर के बाद जो साइंटिस्ट आया था डी ब्रॉगली, उसके बारे में पढ़ा था। तो गाइज़ जिन्होंने उन कॉन्सेप्ट को अभी तक देखा नहीं है तो पहले गाइज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। आप अगर हमारे साथ डेली की डेली बने रहेंगे, साथ के साथ अगर आप डेली हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमारे साथ रूटीन में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली लर्न लाइव, और यहाँ पे आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए सो दैट आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप साथ के साथ हमारे साथ स्टडी करते रहें। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में किसी में भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं गाइज, ये हमारे 10th से जो 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। चाहे वो नॉर्मली एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, या फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, जेई, नीट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आपका ब्रिज कॉन्सेप्ट है। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए एक ब्रिज। तो ये हमारा जो हमारा मेन टारगेट है, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, उसको पहुंचाने के लिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो एज अ ब्रिज काम करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू देना चाहती हूँ हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट किया था डी ब्रॉगली का। राइट, सबसे पहले हमने बोहर का कॉन्सेप्ट किया था। बोहर ने हमें बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, और पर जो बोहर है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में इन डिटेल बता पाया था, बट वो फर्दर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पेक्ट्रम कैसा होता है उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया था। देन डी ब्रॉगली आया था। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था कि कोई भी मैटर होती है उसका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर की वजह से ही उनका स्पेक्ट्रम जो है वो आता है। उसके लिए हमने रिलेशन भी डिफाइन किया था दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उसी डुअल नेचर के ऊपर है जो हम डिस्कस कर रहे थे डुअल नेचर के बारे में अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, कि जो मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर का हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था डी ब्रॉगली वाला, जिसके अंदर हमने डी ब्रॉगली के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो वेवलेंथ होगी किसी भी मैटर की दैट इज इक्वल्स टू h/mv। अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम कैसे पड़ा? हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट ने एक हमें कॉन्सेप्ट दिया था इसलिए उसने अपने नाम पे रख दिया था। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिसकी श्योरिटी ना हो। सर्टेन वर्ड मीन्स कि ये श्योर है कि ये चीज़ होगी। अनसर्टेन मीन जो श्योर ना हो, नॉट श्योर।
तो नॉट श्योर प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि किसी की भी पोजीशन को आप सर्टेनली डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये आपका एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड पे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप किसी भी सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकते कि आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहीं पे मिलेगी। लाइक आप किसी भी एटम को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और माइक्रोस्कोप से उस इलेक्ट्रॉन की सर्टेन पोजीशन नहीं बता सकते। या फिर आप उसकी वेलोसिटी देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप उसकी सर्टेन वेलोसिटी नहीं बता सकते कि हाँ ये इसी वेलोसिटी से मूव करता है। तो उन चीज़ों में अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसका उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साइमल्टेनियसली मतलब कि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की दोनों चीज़ें एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर तो आप चाहते हो कि आप उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर पाओ, तो आप उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, और अगर आप उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल to determine simultaneously का मतलब होता है एक साथ, the exact position and the exact momentum कह सकते हो या फिर आप वेलोसिटी कह सकते हो, क्योंकि मोमेंटम जो होता है हमारा m/v होता है, मास तो फिक्स ही होता है, तो हम वेलोसिटी की ही बात करते हैं यहाँ पे ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करना। दैट मीन्स कोई भी एटम है, उसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, आप उसकी किसी भी कैलकुलेशन से, किसी भी फॉर्मूले से अगर आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो या फिर आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो पोजीशन और वेलोसिटी में से आप कोई एक ही चीज़ एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप सेम टाइम पे दोनों चीज़ें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये हमें क्या रिलेशन देता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें देता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर uncertainties is always greater than equals to h/4π। तो इसका क्या रिलेशन बनता है हमारे पास मैथमेटिकली, जो हमारा रिलेशन बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका प्रोडक्ट लेंगे हम डेल्टा पी के साथ, ये क्या है हमारी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। ये होता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का रिलेशन। डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और जो डेल्टा पी है वो हमारा किसको डिफाइन कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि दैट डेल्टा एच जो हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अगर हम डेल्टा एक्स ले रहे हैं और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डेल्टा पी ले रहे हैं, सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, आई एम राइटिंग द रिलेशन अगेन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा h/4π से। सो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब कुछ फेलियर्स लिख लेते हैं हम बोहर्स मॉडल के, जो हमने कल मॉडल किया था ना,
बोहर्स मॉडल, उसके कुछ फेलियर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसके फेलियर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हाइजेनबर्ग का उसके साथ ये क्लैश करता है। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे फेलियर्स इसके डिस्कस करने पड़ेंगे बोहर मॉडल के। अब हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है ये हमारा लागू हो गया था। दैट मीन्स वो जो कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है कि वो सही था। अगर उसका कॉन्सेप्ट सही था तो उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट आ चुके हैं उनके साथ अगर वो क्लैश करेंगे दैट मीन्स वो फेल हो जाएंगे। तो बोहर ने जो हमारा मॉडल दिया था इसका फेलियर हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब जो हाइजेनबर्ग अपना कॉन्सेप्ट दे चुका है वो जो कॉन्सेप्ट है वो हाइजेनबर्ग के साथ क्लैश कर रहा है। दैट मीन्स जो बोहर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो फेल हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि बोहर का जो मॉडल है ये इग्नोर करता है डुअल नेचर के बारे में। इट इग्नोर्स डुअल नेचर ऑफ डुअल बिहेवियर। दैट मीन्स जब बोहर का हमने मॉडल किया था उसके बाद हमने कहा कि जो स्पेक्ट्रम अगर हम बताना चाहते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक एटम का, तो उसके लिए हमने बताया कि मैटर जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। पर बोहर का जो मॉडल है वो डुअल बिहेवियर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। सेकेंड फेलियर ये है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट मीन्स जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस किया है ये इसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो अभी जब हम डुअल नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट मीन्स ये सब हमारे जो अपने कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे अप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन्स जो बोहर ने मॉडल दिया था वो फेल हो गया। बोहर का हमने मॉडल अपनी लास्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था कि बोहर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था उसके पॉस्टुलेट्स के साथ। तो बोहर का जो मॉडल है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। जिन्होंने बोहर का मॉडल नहीं अभी तक पढ़ा है तो गाइज हमारी लास्ट वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट किया था और बोहर का मॉडल किया था। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी जो है ये नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम दो तरह के मैकेनिक्स होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जो हमारा मैकेनिक्स होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, अब इसमें क्या डिफरेंस है? यस, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इट सक्सेसफुली डिस्क्राइब जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? जो साइज में बड़े होते हैं और जिनको हम अपनी आई से विजिबली देख सकते हैं। पर जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है ये किस पे अप्लाई होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स किनको बोलते हैं? जिनको हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही देख सकते हैं। वो इतने साइज में छोटे होते हैं जिनको हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में नहीं देख सकते। तो ये दो तरह के मैकेनिक्स होते हैं। लाइक अगर हम किसी मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक कह रहे हैं कि एक रोड है और रोड के ऊपर जो है हमारी कार जो है वो चल रही है। तो उसकी अगर किसी भी कार को हम मूव करवा रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसकी फिजिक्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं ना कि देखिए कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है या वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो हम यहाँ पे जब मोशन होता है तो उसकी पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को दोनों को एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली डिफाइन कर सकते हैं। राइट, अब जब आप फिजिक्स में छोटी क्लासेस में भी करते थे या फिर अभी भी आप जो कर रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, मोमेंट सिंपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि कार ड्राइव कर रही है, क्वेश्चन आता है ना डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करो, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो, उसका स्पीड फाइंड आउट करो। तो आप इसमें पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हो। बट जब क्वांटम मैकेनिक्स का मोशन होता है इसके अंदर हमें जो पार्टिकल लेने हैं वो माइक्रोस्कोपिक, कार जो है हमारी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। पर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनको किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो हम यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करता।
ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी हमने यही किया है ना कि हम एक टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप ये बोल रहे हो कि एक ही टाइम पे हम पोजीशन और वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, तो लाइक गाड़ी का तो हम फाइंड आउट करेंगे ही ना, कोई भी बॉल मूव कर रही है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, हम उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सब जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, साइज में बड़े पार्टिकल्स होते हैं। पर अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर का, ठीक है, तो ये जो सारे हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। अभी जब हमने ये चीज़ बताई है कि जो मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है, कोई भी मैटर है उसका डुअल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। तो आप बोलोगे कि लाइक ये हमारा पेन है, ये एक मैटर है, तो इसका पार्टिकल नेचर तो है, ये पार्टिकल ही एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका वेव नेचर है, इसका मतलब इसमें से वेव्स निकल रही है। यस, इसमें से वेव्स निकलती हैं, बट ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होने की वजह से इनकी वेव्स जो होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, इनकी वेव्स ना के बराबर होती हैं। पर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, वो जो होते हैं उनकी जो वेव्स होती है वो डिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट, बोहर का कॉन्सेप्ट, इनको आप बड़े बड़े पार्टिकल्स में मत सोचने लग जाना कि वो चीज़ मूव कर रही है तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी। नहीं, ये जो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं ये हम क्वांटम मैकेनिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये हमारी बेस्ड होती है फंडामेंटल इक्वेशन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। मैं आपको नेक्स्ट में लिख के दिखाती हूँ इसे। जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ही डिस्कस हो रहा है। तो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? फंडामेंटल एक इक्वेशन पे बेस्ड होती है जिसको क्या बोला जाता है? श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड होती है। और श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे डिफाइन की जाती है? ऑपरेशन लगता है h ऑफ जाए इज इक्वल्स टू e ऑफ जाए। यहाँ पे ये आइगन फंक्शंस की तरह है, और ये जो ऑपरेटर लिखे हैं हमने h जो है यहाँ पे जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जाए जो है हमारा वो फंक्शन है, जाए जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन को, और E जो है यहाँ पे दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। तो इसके ऊपर हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बेस्ड होती है। अब श्रोडिंगर का नाम आया तो श्रोडिंगर की इक्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करना चाहें, तो अगर इफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर द हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करने के लिए, उसके वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो ये हमें कुछ पॉसिबल एनर्जी लेवल्स देगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब क्या चीज़ होती है कि अब बोहर का मॉडल तो फेल हो गया। अब बोहर के मॉडल को फेल करने के बाद एक डिफरेंट चीज़ आती है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे? पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन आती है इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक पता लगता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या डिस्कस करेंगे हम कि जो जाए फंक्शन है ये हमें क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। It tells us about the amplitude of the wave। और अगर और कोई बात करें तो जाए का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। It has no physical significance। It has no physical significance, right? बट अगर हम जाए स्क्वायर की बात करें, जो ये हमारा वेव फंक्शन है जाए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, जाए स्क्वायर कर दें, तो ये हमें बताता है region of finding the probability। I will write it on the next page। जो जाए फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं, it tells us about the region
ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, रीजन ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल और यू कैन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जाई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है उस चीज़ में पाने की। दैट मीन्स कि अभी तक जब हम बोहर के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये बता रहे थे कि एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। बट जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब बोहर फेल हो गया, उसके बाद जब हमने कहा कि वेव एग्जिस्ट करती हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उन वेव से हमें ये पता लगा कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता। अगर हम ये ऑर्बिट ले रहे हैं तो इसके आसपास एक रीजन होता है, रीजन का मतलब स्पेस, एरिया, कोई जगह ले रहे हैं, ठीक है। इस स्पेस के अंदर हम बात करें, इतनी जो स्पेस है हम इसकी बात करें, ये जितनी भी स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इतने से रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, तो वहाँ पे हम जाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जहाँ पे जाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की पॉसिबिलिटी क्या है। जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे जो है वो चांसेस होते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ यहाँ पे यूज होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, दैट इज ऑर्बिटल, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या है, द रीजन और द स्पेस। अभी जो हम ये जो स्पेस की बात कर रहे हैं, जाई स्क्वायर तो हमें क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होने की चांसेस कितने हैं कितने नहीं है। पर ये जो स्पेस की बात कर रही हूँ, जो रीजन की बात कर रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अगर हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन करें तो क्या बन जाएगा, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। हम कहेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई स्पेस ले रहे हैं, कोई एरिया ले रहे हैं, कोई रीजन ले रहे हैं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे हम कहेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अभी जब हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये चीज़ बताई कि बोहर ने बोला कि एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, बट उसके बाद हमने इसके डुअल नेचर के बारे में बताया। डुअल नेचर से हमें ये चीज़ पता लगी कि जो हर एक पार्टिकल की जो है वेव्स होती हैं वो रेडिएशंस निकलती हैं। तो उस वेव के कॉन्सेप्ट पे हमने दो कॉन्सेप्ट किए, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता चला, तो इससे हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पता चला, और उससे हमने ये चीज़ फाइंड आउट की कि ऑर्बिट नहीं होता, ऑर्बिट की जगह पे हम ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं। पहले हम ऑर्बिट की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल जो होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर सर्कल नहीं लेंगे कि इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हम न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन लेंगे कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में रिवॉल्व कर रहा होगा, और उसमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जाई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। जाई जो है हमारा वेव फंक्शन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज़ किया जाता है, तो जाई स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की तरह, कि जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, उसको हम जाई स्क्वायर से डिनोट करेंगे, राइट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आया कि ऑर्बिट जो हम पहले बात कर रहे थे वो क्या था, और ऑर्बिटल जो अब हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो इसके बारे में एक बार डिटेल डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। यस, हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस करेंगे आज। यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑर्बिट और यहाँ हम ले लेते हैं ऑर्बिटल। अब आप खुद सोच के बताइए, हमने इन डिटेल इन सबको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी हम बता रहे थे कि बोहर ने ऑर्बिट को डिफाइन किया था, और अभी हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं वो है हमारा ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिट था उसको हमने क्या बोला था
ऑर्बिट जो है ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। हमने ये कहा था ना कि ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं। एक सर्कल ले रहे हैं हम वेल डिफाइंड, जिसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, इन विच जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। बट ऑर्बिटल के बारे में हमने क्या बताया, इट इज़ अ रीजन ऑफ द स्पेस। ये हम एक स्पेस ले रहे हैं, रीजन ले रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज़ अ रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्बिट है हमारा, ये प्लेनर मोशन को डिफाइन करता है कि एक प्लेन के अंदर मोशन है। ठीक है, कि अगर हम 2D डायमेंशन ले सकते हैं कि इसका जो मोशन होगा वो 2D होगा, बट जो ऑर्बिटल है ये हमारा 3D मोशन डिफाइन करता है कि 3 डायमेंशनली जो वेव है वो ज़रूरी नहीं है कि एक 2D में ही मूव करिए, वो 3D मूव कर सकती है। तो ये हमारे 3D मोशन को डिफाइन करता है। ठीक है, ऑर्बिट जो है ये डेफिनेट पाथ को डिफाइन करता है कि एक डेफिनेट पाथ मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते से जा रहा है, बट ऑर्बिटल में कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, नॉट डिफाइंड डेफिनेट पाथ। इसमें कोई डेफिनेट नहीं है, उसमें हमें बस प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस रीजन में हमें मैक्सिमम मिल सकता है इलेक्ट्रॉन या इसमें नहीं मिल सकता, इसमें कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। फोर्थ डिफरेंस अगर हम बात करें, ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर। ऑर्बिट्स जो है सारे के सारे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सर्कुलर होते हैं। जब हमने ऑर्बिट्स बनाए थे, शेल्स बनाए थे, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ये सारे ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। बट ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, इसका एक शेप नहीं होती है। ऑर्बिटल्स जो हैं हैव डिफरेंट शेप्स। अभी हम इसकी डिफरेंट शेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले अब जितना देख लीजिए, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो होते हैं डिफरेंट शेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। इन सब की ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं जो वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। तो अभी जब हमने शेप्स की बात की है तो इनको इन डिटेल देख ही लेते हैं कि कैसे कैसे इनकी शेप्स होती हैं। अब जो हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि हर ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसके बाद आप इस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते थे कि इसी से क्वांटम नंबर्स डिफाइंड हुए थे। ये जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स जो हमने डिस्कस की है, इसी से जो है हमारे क्वांटम नंबर्स डिफाइंड हुए थे। ठीक है, अब जो क्वांटम नंबर हमारे डिफाइंड हुए थे हम कौन से थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने कर चुके हैं ना, हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था जो हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। और थर्ड हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें उसके ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और फोर्थ था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें उसकी स्पिन के बारे में बताता है। तो इन क्वांटम नंबर्स को इसके बाद डिफाइन किया गया था। ठीक है, ऑलरेडी हम उसको डिटेल कर चुके हैं कैसे कैसे। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं जब ऑर्बिटल्स डिफाइन हो गए थे तो कैसे कैसे हर एक शेल का एक सब शेल लिया गया, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल लिया गया, देन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ली गई। ठीक है, तो इन सर्फेसिस को डिस्कस करने जो हमने अब डिस्कस करना है वो हमने क्या करना है, जो ऑर्बिटल्स हम कह रहे थे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये जो भी ऑर्बिटल्स है इनकी सबकी अलग अलग शेप्स होती है। उनकी शेप्स को डिफाइन करने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नोड्स क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो नोडल सर्फेसिस क्या होते हैं, नोडल सर्फेसिस, या फिर आप कह सकते हो नोड्स। ठीक है, तो नोडल सर्फेसिस वो रीजन होते हैं, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द साइज स्क्वायर, मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जाई स्क्वायर ही लिखूंगी, इट अप्रोचेस टू जीरो। अब जब जाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स हमने अभी पीछे से यही बात की है कि जाई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे जाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मिलने की चांसेस ना के बराबर हैं। तो ऐसे सर्फेसिस को नोडल सर्फेसिस कहा जाता है या फिर नोड्स कहा जाता है। जहाँ पे हम बोलेंगे कि ये नोड्स हैं, नोड्स का मतलब होता है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो नोड जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं हमारी, एक होती है रेडियल नोड्स और दूसरी होती है हमारी एंगुलर नोड्स। ठीक है, दो तरह की नोड्स हैं हमारी, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स की बात करें तो रेडियल नोड्स अकर्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 हो जाती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो 0 हो जाती है ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द पर्टिकुलर रेडियस। अगर कोई हम पर्टिकुलर रेडियस ले रहे हैं उसके स्फेरिकल सरफेस पे जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाती है उस टाइम पे जो नोड बनती है दैट इज इक्वल्स टू रेडियल नोड्स। और अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होती हैं किसी के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी हम रीजन ले रहे हैं उसके अंदर कितनी रेडियल नोड्स आएंगी, कौन कौन सी कितनी जगहें आएंगी जहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो 0 को अप्रोच करेंगी। सो उसको कैलकुलेट करने का मेथड होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल्स टू n-l-1। अब n-l-1 जो है ये आपको पता ही है हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, n जो है नंबर ऑफ शेल्स, l जो है हमारे सब शेल्स। तो n और l की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें रेडियल नोड्स मिल जाएंगे। और एंगुलर नोड्स की बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंगल। यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंगल से जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब 0 हो जाती है। तो अगर हम इसकी एंगुलर नोड्स की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होती हैं दैट इज इक्वल्स टू l। जितना हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उतनी ही हमारी एंगुलर नोड्स होती हैं। तो अगर हम टोटल नोड्स की बात करें, टोटल कितनी नोड्स होंगी, सो टोटल नोड्स जो होंगी एक तो n-l-1 होगी और प्लस एक l होगी, l से l कट जाएगा तो टोटल नोड्स होती है n-1। तो आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं दोबारा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अगर रेडियल नोड्स के बारे में पूछा है कि कितनी होंगी तो आपने बताना है n-l-1। n और l के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्या है, क्वांटम नंबर होते हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे ली जाती है। अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है या कुछ भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए चेक कीजिए, वहाँ पे आपका सेपरेट से वीडियो बना हुआ है क्वांटम नंबर्स के ऊपर। 7th लेक्चर है हमारा क्वांटम नंबर का, आप जाके देख सकते हैं। क्वांटम नंबर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि क्वांटम नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, n और l की वैल्यू कैसे ली जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ से वो इन चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी है हमारी n-l-1। और अगर हम एंगुलर नोड्स की बात करें तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितनी है हमारी l। और अगर हमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ नोड्स में तो टोटल नोड्स आ जाएंगी तो वो कितनी होगी n-1। तो ये 3 तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के 1 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम शेप्स की बात करें तो हमें बताना है कि जो s ऑर्बिटल होता है उसकी अलग शेप्स होती है, p ऑर्बिटल होता है उसकी अलग शेप होती है। तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। s ऑर्बिटल की शेप, s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। कौन सी शेप होती है? स्फेरिकल होती है। लाइक अगर हम 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। इन सब क्वांटम नंबर को ये लेके SPD हमने रूल्स किए थे, हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल, उन सब से हमने कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो अगर उसमें भी कोई भी दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। क्वांटम नंबर के ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अलग बनाई हुई है, दोनों के कॉन्सेप्ट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ की थी कि 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, तो इनकी शेप्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम 1s की शेप के बारे में डिस्कस करें तो ये स्फेरिकल होती है और ये सारा का सीधा रीजन फील्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, यहाँ पे कोई नोडल सरफेस नहीं है। नोडल सरफेस मीन जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ना हो, तो यहाँ पे कोई नहीं होता। बट अगर 2s की बात करें तो ये होता है हमारा 1s का सफ़ेयर, देन इसके बाद बीच में आता है नोडल सरफेस, देन आता है हमारा 2s का सफ़ेयर। तो ये जो बीच वाला एरिया है जो मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन बना रही हूँ, दैट शेडेड पोर्शन इज नोन एज नोडल सरफेस। जो अंदर वाला सफ़ेयर है वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं,
आई विल हाईलाइट इट। जो ये अंदर वाला एरिया है ये भी हमारा रीजन है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ये जो हमारा बाहर वाला रीजन है ये भी आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो बीच वाला एरिया है, जो बीच वाला एरिया है अगर हम उसकी बात करें लाइक दिस, ये जो बीच वाला एरिया है जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, तो ये जो हमारा है इसको हम बोलेंगे नोडल सरफेस। ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, नोडल सरफेस होगा, राइट। सिमिलरली अगर आप 3s के बारे में बनाएंगे तो पहले सफेयर, देन एक नोडल सरफेस, देन सेकंड का सफेयर, देन एक नोडल सरफेस, देन थर्ड का सफेयर। तो अगर हम यहाँ पे नोडल सरफेस को हाईलाइट करें तो ये हमारा फर्स्ट के बाद यहाँ पे जो पिंक कलर से हाईलाइट कर रहे हो ये एक नोडल सरफेस आएगा, देन ये 2s के बाद दोबारा से नोडल सरफेस आएगा, देन उसके बाद 3s का एरिया होगा। तो इस तरह से हमारे अलग अलग तरह की शेप्स जो हैं वो डिफाइंड होती हैं s ऑर्बिटल की। अगर हम p ऑर्बिटल की शेप्स डिफाइन करना चाहें, अगर हम p ऑर्बिटल की शेप्स डिफाइन करना चाहें, p ऑर्बिटल, जब हमने सारे के सारे प्रिंसिपल्स करके p ऑर्बिटल बनाए थे और एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमने ये चीज़ डिफाइन की थी कि जो p ऑर्बिटल होते हैं उसके 3 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। और इन तीनों की जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। लाइक सबसे पहले अगर मैं px की शेप बनाना चाहूँ तो वो कैसी होगी, अलॉन्ग x एक्सिस, क्योंकि ये x पे है ना, तो अलॉन्ग x एक्सिस। तो अगर ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, तो जो यहाँ पे p का जो होगा वो हमारा होगा अलॉन्ग x एक्सिस। और अगर हम py की बात करें तो ये होगा अलॉन्ग y एक्सिस। तो सिमिलरली ये z है, ये x है और ये y है, तो जो py वाला होगा वो होगा अलॉन्ग y एक्सिस। और जो pz बनाएंगे दैट विल बी अलॉन्ग z एक्सिस। तो जो pz होगा वो होगा हमारा इस तरह से, राइट। तो इसमें जो हमारा रीजन है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है मिलने की पॉसिबिलिटी है दैट विल बी, जो मैं ये शेड कर रही हूँ, आपका हाईलाइट कर रही हूँ येलो पार्ट, ये जो है हमारा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मिलने के चांसेस होते हैं इन p ऑर्बिटल। तो देखा आपने s की शेप अलग थी, p की शेप अलग है। s जो है हमारा स्फेरिकल शेप का था, p जो है हमारा ऐसे दो डम्बल शेप, इसको बोलते हैं डम्बल शेप, ये हमारा डम्बल शेप है। तो डम्बल शेप में भी 3 अलग अलग शेप है, px की अलग, py की अलग और pz की अलग। और अगर हम इनके नोडल सरफेस की बात करें तो इनके नोडल सरफेस होते हैं जो वो प्लेन होते हैं, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे जो प्लेन आएगा दैट इज नोडल सरफेस। इसका जो प्लेन होगा यहाँ पे दैट इज नोडल सरफेस। यहाँ पे जो प्लेन है ये हमारा होगा नोडल सरफेस, ठीक है। अगर डंबल है, एक ऊपर डंबल बना है, एक नीचे डंबल बना है, तो सेंटर में अगर हम जो प्लेन लेंगे वो हमारा जो होगा नोडल सरफेस होगा। और इन शेप्स को क्या बोला जाता है, डम्बल शेप्स। तो p ऑर्बिटल की जो शेप्स होती है वो कौन सी होती है, डम्बल शेप्स। थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं d ऑर्बिटल की शेप के बारे में, d ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में। तो अगर हम d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल शेप होती है। d ऑर्बिटल की जो शेप्स होती हैं दैट इज डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप्स। अब जब हमने उसकी ऑर्बिटल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर डिस्कस किया तो हमने बताया था कि d ऑर्बिटल के 5 होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट मतलब जिनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं। तो इनको अगर डिफाइन करना है तो ये होते हैं, एक तो dxy, dyz, एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx और तीसरा चौथा होता है हमारा dx² माइनस y² और पांचवा होता है d ऑफ z²। तो ये हमारे 5 होते हैं और इन पांचों की जो शेप्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो हम इनकी शेप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम dxy का बनाएंगे। अगर dxy की शेप बनाएं तो वो कैसे बनेगी, लाइक दिस। अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो एक डंबल हमारा x पे आएगा और एक डंबल हमारा y पे आएगा।
ठीक है। इसी तरह से वाई जेड की वाई और जेड पे, जेड एक्स की जेड और एक्स पे, और एक्स अगर जो हम डी जेड स्क्वायर की शेप बनाना चाहें तो डी जेड स्क्वायर की जो शेप होती है वो एक्स और जेड है ऐसे हमारा, तो जेड एक्सिस के ऊपर डम्बल और यहाँ पे होती है रिंग, तो इस तरह की शेप होती है हमारी डी जेड स्क्वायर की। तो ये हमने कुछ एक शेप्स डिस्कस की हैं जो हमने ऑर्बिटल के बारे में डिफाइन किया। तो ऑर्बिटल से हमें ये पता चला कि इस तरह से अलग अलग शेप्स की हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिलिंग की जाती है, वो हम अच्छे से कर चुके हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ रूल्स किए थे, जैसे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको यूज़ किया था हमने पॉलीज एक्सक्लूजन को, हंट्स रूल को यूज़ किया था, हंट्स रूल के ऊपर हमने डिस्कशन की थी, ऑफबो प्रिंसिपल यूज़ किया था। इन सब प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हमने फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करके, एस पी डी वाला ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके कैसे हमारे ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, कैसे कैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे फिलिंग होते हैं हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर। तो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे आज हम डिस्कस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग वीडियोस के अंदर सेपरेटली डिटेल डिस्कस है। तो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन डिटेल जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इस चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जिनके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले जिन्हों की अभी तक किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो तक मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए। अपने हमारे साथ बने रहने के लिए डेली लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो गाइस लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए बाय।